नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में कोई भी एक ग्रह या भाव जो सबसे ज़्यादा शुभ इन्फ्लुएंस में आ जाए, वही आपको जीवन में सफलता और तरक्की दे सकता है। ऐसा नहीं है कि कारक ग्रह है तो सिर्फ वही आपको सफलता देगा। देखिए, हर भाव पर, हर ग्रह पे शुभ और अशुभ प्रभाव होते हैं। जिस ग्रह पर या भाव पर ज़्यादा प्रभाव शुभ वाला होगा, वही ग्रह या भाव आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, सफल और संपन्न बना देगा। वहीं इसके अपोजिट कोई आपका कारक ही ग्रह क्यों ना हो, लेकिन उस पर अशुभ प्रभाव ज़्यादा है, वह अशुभता लेकर के बैठा है, तो वही आपको पीड़ित कर देगा। यानी जन्म कुंडली में अध्ययन के समय यह जरूरी है देखना कि जिस भी ग्रह को या भाव को देख रहे हैं वह कितनी शुभता लेकर के बैठा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति है, अब वह जहाँ रह रहा है वहाँ का परिवेश क्या है, वहाँ पे शिक्षा की स्थिति क्या है, भोजन की स्थिति क्या है, संस्कार क्या है, मतलब जो पीछे वहाँ एटमॉस्फियर में चीज़ें होती हैं वैसा ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी प्रकार से कुंडली में ग्रह, इससे मतलब ही न रखिए कि किस भाव का स्वामी है, कैसा है, उसके पीछे जो उस ग्रह को पोषण देने वाली चीज़ें हैं, ग्रह को पोषण जो नीचे से नक्षत्र से मिल रहा है, भाव से, राशि से, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो उस ग्रह को पोषण कैसा दे रही हैं। शुभ पोषण है या अशुभ पोषण है, यानी बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं उसी से डिसाइड होता है। तो चंद्रमा के लिए आज हम क्या करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चंद्रमा को पोषण देती हैं। आपको यह देखना होगा कि इन बातों में से कितनी अधिक से अधिक बातें आपके चंद्रमा पे लागू हो जा रही हैं। अशुभ प्रभाव भी रहेगा ग्रह पर, शुभ भी रहेगा, तो जो अभी मैं बताऊंगा वो शुभ वाले प्रभाव रहेंगे। अधिक शुभ प्रभाव लागू हो जाए तो अशुभ प्रभाव जो है कम हो जाता है, नगण्यता की तरफ चला जाता है, शुभ प्रभाव जीत जाता है, तो वही ग्रह आपको अच्छा परिणाम देने लगता है। तो चंद्रमा के लिए आप कैसे एनालिसिस करेंगे, चलिए मैं आपको पूरा लिख करके ढंग से समझा देता हूँ कि चंद्रमा आपका कब आपको मालामाल कर सकता है। सिर्फ एक योग इसमें से मिल जाएगा तो सिर्फ उतना ही पर्याप्त नहीं है, मैक्सिमम योग, ज़्यादा से ज़्यादा शुभ प्रभाव वाले योग मिलने चाहिए। अशुभ प्रभाव के योगों की चर्चा इस वीडियो में नहीं रहेगी, उसके लिए अलग से वीडियोस लाएंगे हम। चंद्रमा के लिए जो सबसे पहली बात लागू होती है वह होता है चंद्रमा का पक्ष बल। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक का चंद्रमा बलवान माना जाएगा। तो चंद्रमा के लिए पक्ष बल सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, चंद्रमा मतलब हमारा मन है, और आप जानते हैं मन का अकेला होना ठीक नहीं है, अर्थात चंद्रमा अकेला ना हो या चंद्रमा के आगे पीछे कोई ना कोई ग्रह होना जरूरी है, अन्यथा अन्य स्थितियों से बलवान हुआ चंद्रमा भी कमजोर हो जाता है। तो चंद्रमा महाराज आपको कब धन के लिए अच्छे योग बनाएंगे, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूं उसमें से अधिक पॉइंट लागू होने पर आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हो और यहीं पर चंद्रमा बैठा हो, द्वितीय भाव में ही 4 नंबर की गिनती पर, तो ऐसा चंद्रमा आपके लिए धन देने वाला हो जाएगा। और अगर वह पक्ष बली होगा तो पूछना ही क्या है। अगर यहाँ पर चंद्रमा 2 नंबर की गिनती में बैठा हो तो ऐसे चंद्रमा आपको बहुत ही सुख, साधन, वैभव, विशेष रूप से विवाह के बाद बहुत ही सुखी और संपन्न जीवन दे देंगे, क्योंकि तब चंद्रमा उच्च का होगा और चतुर्थ भाव का स्वामी भी होगा, और मेष लगन होगा तो उसका मित्र भी होगा। यानी अगर चंद्रमा धन भाव में बैठा है तो अच्छा है। 4 नंबर 2 नंबर पे अगर इसमें नहीं भी है और मित्र राशियों में है तो भी ये आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव दे देंगे।
अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में धन भाव में ना ही बैठा हो लेकिन धन भाव का स्वामी हो, 4 नंबर की गिनती लिखी हो और वह चंद्रमा आकर के एकादश भाव में बैठ गया हो, तो भी यह चंद्रमा शुभ स्थिति में आ जाता है धन के लिए, यानी धनेश होकर के एकादश में बैठा हो तो भी यह योग अच्छा बन जाता है। इसी के अपोजिट देख लीजिए, अगर चंद्रमा लाभ भाव में बैठा हो, लाभ भाव का स्वामी होकर के, यानी चंद्रमा एकादश भाव में 4 नंबर की गिनती पर बैठा हो या फिर चंद्रमा यहाँ पर उच्च का होकर के बैठा हुआ हो 2 नंबर की गिनती में, तो बहुत ही शुभ प्रभाव, आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाओं और भौतिक सुख साधन की वृद्धि करने वाला हो जाता है। चंद्रमा धन भाव का स्वामी होकर धन भाव में हो या धन भाव का स्वामी होकर के लाभ भाव में आ गया हो, किसी भी राशि में आ गया हो, लाभ भाव में हो तो भी अच्छा फल करेगा। स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि होने पर कुछ ज्यादा ही अच्छा करेगा। अब अगर चंद्रमा लाभ भाव का ही स्वामी है, 4 नंबर की गिनती यहाँ लिखी है और चंद्रमा धन भाव में आके बैठ गया है और अच्छी स्थिति में है, शुक्ल पक्ष से बली है, तो ऐसा चंद्रमा भी आपको खूब धन प्रदान करेगा। मन आपका हमेशा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आदि से भरा रहेगा। दूसरी चीज, चंद्रमा और द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा हो चाहे लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा, दोनों में से एक भाव का स्वामी हो और राशि परिवर्तन कर ले, यानी अगर चंद्रमा द्वितीयेश है तो एकादशेश से राशि परिवर्तन कर ले और एकादशेश हो और द्वितीयेश से राशि परिवर्तन कर ले तो भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। अब एक विशेष सूत्र यहाँ पर यह जानना है, चंद्रमा आपकी कुंडली में, अभी तो सिर्फ भाव के स्वामी के अनुसार बता रहे हैं, कुछ कुंडलियों पर ये बातें लागू होंगी, अभी आगे और भी सूत्र आएंगे जो सभी कुंडलियों पर लागू होगी। चंद्रमा आपका धनेश हो या लाभेश हो, दोनों में से किसी एक भाव का स्वामी हो, जैसे अगर धनेश है चंद्रमा और कुंडली में जहां कहीं बैठा है तो लाभेश उस चंद्रमा से केंद्र में बैठा हो, और अगर लगन से भी केंद्र पड़ जाए तो और भी अच्छी बात है। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा लाभेश है तो उस चंद्रमा से कुंडली में जहां कहीं भी चंद्रमा बैठा हो उस चंद्रमा से धनेश केंद्र में आ जाए, यानी चंद्रमा धनेश या लाभेश हो, एक भाव का स्वामी हो दोनों में से, और दूसरा जो ग्रह इस दोनों में से किसी एक भाव का स्वामी हो वह चंद्रमा से केंद्र में आ जाए तो अच्छा योग हो जाता है। अब एक दूसरा योग देख लीजिए, चाहे चंद्रमा आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी हो चाहे लाभ भाव का स्वामी हो और केंद्र स्थानों में कहीं भी बैठा हुआ हो तो यह भी धन योग होता है। त्रिकोण में बैठा हो तो यह भी धन योग होता है। चंद्रमा धनेश या लाभेश होकर के केंद्र त्रिकोण में हो तो धन योग। अब इसी को और बड़े रूप में देखना चाहें तो चंद्रमा धनेश लाभेश होकर के केंद्र या त्रिकोण में हो और गुरु की दृष्टि में हो तो भी महाधन योग होता है, चाहे गुरु की दृष्टि में हो चाहे गुरु की युति में हो। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी धन या लाभ भाव का स्वामी है, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में धन या लाभ का स्वामी हो, अगर वह गुरु की युति और दृष्टि में आता है तो धन योग बहुत तगड़े से बन जाता है। अब आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव का स्वामी हो, चंद्रमा छठे का स्वामी ही क्यों ना हो, 8वें का ही क्यों ना हो, 12वें का ही क्यों ना हो, चंद्रमा किसी भी भाव का स्वामी हो, पक्ष बली होकर के बैठा हो कुंडली में और उस चंद्रमा से त्रिकोण में जहां कहीं चंद्रमा बैठा है, मान लेते हैं चतुर्थ में बैठा है, मान लेते हैं छठे में बैठा है, चंद्रमा पक्ष बली हो और चंद्रमा जहां बैठा है उससे 5वें घर में और उस चंद्रमा से 9वें घर में शुभ ग्रह हो या वो दोनों भाव बलवान हो, भाव के स्वामी उच्च के हों, स्वराशि के हों, मित्र राशि के हों, तो भी चंद्रमा धन दे देता है। यानी चंद्रमा कुंडली में जहां कहीं बैठा है आपके, उस चंद्रमा से आप कौन सा भाव देख लीजिए, 5वां और 9वां भाव देख लीजिए। चंद्रमा से जो 5वां 9वां भाव है, अगर उस 5वें और 9वें भाव के स्वामियों का संबंध किसी भी प्रकार से चंद्रमा से बनेगा तो भी ऐसा चंद्रमा धन दिलाएगा। अब अगर शुक्ल पक्ष का है तो अच्छा धन आ जाएगा, अन्यथा उस धन की मात्रा भी थोड़ी कम ही रह सकती है।
अब चंद्रमा को शुभ बनाने वाले योग कौन से हैं, जो चंद्रमा को अंदर से खाद पानी देते हैं, उन योगों की चर्चा करते हैं। चंद्रमा कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी हो, पहला तो यही हो गया कि चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु बैठा हो, चंद्रमा के साथ गुरु बैठा हुआ हो, तो इससे चंद्रमा शुभता में आ जाता है। चंद्रमा कुंडली में जहाँ कहीं बैठा हो तो चंद्रमा शुभ कर्तरी योग में हो। शुभ कर्तरी योग, ये जो कर्तरी योग लिखा गया है, ये चंद्रमा शुभ कर्तरी में कब होगा, जब चंद्रमा के आगे और पीछे, चाहे डिग्री वाइज देखें चाहे भाव वाइज देखें, चंद्रमा के आगे पीछे शुभ ग्रह बैठा होगा तो शुभ कर्तरी योग बनेगा। ऐसा चंद्रमा अंदर से शुभ हो जाता है और अच्छा लाभ दिलाने लग जाता है। देखिए, चंद्रमा नैसर्गिक रूप से कुंडली में काल पुरुष की जब कुंडली देखते हैं तो चौथे भाव का स्वामी बनता ही बनता है। और चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है, आपकी कुंडली में चौथे भाव का जो स्वामी ग्रह होगा उससे अगर चंद्रमा का संबंध है, यानी चंद्रमा का संबंध चतुर्थेश से हो जाएगा तो यह भी एक वैभव योग होता है। अगर चंद्रमा का संबंध चतुर्थेश से हो जाए या चतुर्थेश चंद्रमा से केंद्र में हो जाए, चंद्रमा और चतुर्थेश परस्पर क्या हो, केंद्र में हो जाए, तो भी वैभव योग बन जाता है। अगर इस पे अब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो यह वैभव योग और ज्यादा बढ़ जाता है। चंद्रमा को शुभ बनाने वाले और कौन से योग होते हैं, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में पुष्कर नवमांश में हो, पुष्कर नवमांश अलग चीज है और पुष्कर भाग अलग चीज है। चाहे पुष्कर नवमांश में चंद्रमा हो जाए चाहे पुष्कर भाग में हो जाए, तो ये दोनों चीजें चंद्रमा की शुभता को बढ़ा देते हैं धन के लिए। इसी प्रकार से एक देशकाल होता है लक्ष्मी देशकाल, जिसके बारे में पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। अगर चंद्रमा पुष्कर नवमांश पुष्कर भाग लक्ष्मी देशकाल में होगा तो यह चंद्रमा भी आपको बहुत अच्छा धन दिलाएगा। अब एक चीज देखिएगा, आपकी लग्न कुंडली में द्वितीय भाव में कौन सी राशि है और एकादश भाव में कौन सी राशि है उसे नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए मैं कर्क लगन की कुंडली लेता हूं तो द्वितीय भाव में 5 नंबर की गिनती पड़ेगी और एकादश भाव में 2 नंबर की गिनती यानी वृषभ राशि पड़ेगी। तो द्वितीय भाव और एकादश भाव में जो राशियां लगन कुंडली में पड़ रही हैं उनको नोट करिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन सा बन गया, 5 पड़ेगा द्वितीय भाव में और 2 पड़ेगा एकादश भाव में। अब आपको नवमांश कुंडली देखनी है। अगर आपका चंद्रमा नवमांश कुंडली में लग्न कुंडली के द्वितीय भाव की राशि में होगा या एकादश भाव की राशि में होगा, इसको क्या बोलते हैं, राशि तुल्य नवमांश। यानी राशि तुल्य नवमांश में, यानी नवमांश कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव की राशि में होगा या फिर एकादश भाव की राशि में होगा तो यह चंद्रमा भी आपके लिए धन कारक हो जाएगा। कितना अच्छा होगा यह उसके पक्ष बल पर जरूर निर्भर करेगा। तीसरी बात यह है कि आपको ये देखना है कि आपका चंद्रमा कुंडली में किस राशि में बैठा है, किसी भी राशि में बैठा हो सकता है। मान लेते हैं चंद्रमा आपका बुध की राशि में बैठा हुआ है, तृतीय भाव में किसी भी भाव में बैठा हो, इसी प्रकार से देखना है। लग्न कुंडली में चंद्रमा किसकी राशि में बैठा है, किस ग्रह की राशि में, उसे देख लीजिए और फिर देशकाल यानी D3 कुंडली में चले जाइए। चंद्रमा जिस ग्रह की राशि में बैठा है अगर उस ग्रह से चंद्रमा का संबंध D3 में बन जाए, यानी D3 में, जैसे यहाँ बुध की राशि में है तो देशकाल कुंडली में बुध चंद्रमा के साथ हो जाए या चंद्रमा को देखेगा तो भी चंद्रमा धन देने वाला योग बना देता है। दूसरा, आप सभी जानते हैं विपरीत राजयोग के बारे में। अगर चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है, अगर चंद्रमा 6, 8, 12 का स्वामी हो करके 6, 8, 12 में ही बैठा हो और उसके साथ में या उस पर दृष्टि 6, 8, 12 के अलावा किसी भाव के स्वामी की नहीं होगी तो ऐसा चंद्रमा विपरीत राजयोग बना देगा। विपरीत राजयोग का एक नियम यह भी है कि विपरीत राजयोग असर करता है जब कुंडली का लग्न बलवान हो
और चंद्रमा से जब बनेगा तो लग्न बलवान के साथ साथ चंद्रमा का पक्ष बल भी देख लेना होगा। यानी चंद्रमा 6, 8, 12 में हो और 6, 8, 12 के अलावा किसी अन्य भाव के स्वामी से उसका संबंध ना हो, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, तो ऐसा चंद्रमा बहुत अच्छा लाभ दे जाता है, बहुत अच्छा धन योग बना देता है। अगला योग होता है नैसर्गिक रूप से गुरु और चंद्रमा की युति, जिसे हम गजकेसरी योग बोलते हैं। ये गजकेसरी योग व्यक्ति को धन की तकलीफ क्यों नहीं आने देता, इसका कारण समझिएगा। जब आप काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो लगन में मेष राशि पड़ती है, चौथे भाव में चंद्रमा की राशि कर्क पड़ती है और नवम भाव में गुरु की राशि धनु पड़ती है। तो अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखेंगे, जब भी गुरु और चंद्रमा की युति होती है तो काल पुरुष के अनुसार नवम भाव के स्वामी गुरु और चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा की युति होती है। यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामियों की युति होती है और दोनों परस्पर मित्र होते हैं, इसलिए गजकेसरी भी धन दे देता है। लेकिन अगर यह गजकेसरी आपकी कुंडली में बना है और गुरु चंद्रमा दोनों आपके लगन के मित्र होंगे तो इस गजकेसरी का आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर लगन के मित्र नहीं है गुरु चंद्रमा तो आप देख लीजिए कम से कम राशि जो है उसके मित्र हों। राशि और लगन दोनों में से किसी के मित्र नहीं है तो इस गजकेसरी योग से बहुत अधिक अपेक्षा नहीं करनी है। राशि और लगन दोनों के मित्र हो गए गुरु चंद्रमा और गजकेसरी बन गया, चाहे साथ हो, चाहे एक दूसरे को देख रहे हो, चाहे एक दूसरे से केंद्र में हो, तो भी यह योग व्यक्ति को धनी, सुखी और संपन्न बना देता है। व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता कूट कूट करके भर देता है। अगला यह देख लीजिए, अगर चंद्रमा का संबंध धन और लाभ भाव की राशियों से नहीं है तो कम से कम नक्षत्र से मिल जाए। जो द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह है या जो लाभ भाव का स्वामी ग्रह है उस ग्रह को नोट कर लीजिए। अब आपको यह देखना है कि आपका चंद्रमा अगर द्वितीय भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो या लाभ भाव के स्वामी के नक्षत्र में होगा तो भी यह धन के लिए अच्छा हो जाएगा। जितनी बातें बताई जा रही हैं उसमें से अधिक बातें लागू होती चली जाएंगी तो धन योग उतना ही प्रबल होगा। किसी में 100 रुपए का भी धन योग हो सकता है। जितना चंद्रमा पे शुभ प्रभाव, चंद्रमा उतना धन देगा। किसी में यही 1000 हो जाएगा, किसी में लाख हो जाएगा। यह निर्भर करता है कितने अधिक शुभ योगों में चंद्रमा आ रहा है। मान लीजिए किसी की कुंडली में 2 योग मिल गए, चंद्रमा शुभ कर्तरी में है, उसका लाभेश से संबंध है, लेकिन जो अशुभ वाले योग हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, तब ये योग काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अधिक से अधिक शुभ योगों को देखना चाहिए। चंद्रमा धनेश या लाभेश के नक्षत्र में हो तो यह एक शुभ योग है। चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में होगा क्योंकि धन का और लाभ का दोनों का कारक गुरु है। धन भाव लाभ भाव दोनों का कारक गुरु है। तो चाहे द्वितीयेश के नक्षत्र में हो, चाहे लाभेश के नक्षत्र में हो, चाहे चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में हो तो और भी अच्छा है। अब इसी चीज को आप चाहें तो कई प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं चंद्रमा लाभेश के नक्षत्र में हो गया, अच्छी बात हो गई। ऊपर से गुरु की दृष्टि में आ गया तो यही बात डबल हो गई, यानी डबल शुभता आ गई। तो उत्तर बल बढ़ जाएगा और उतना ही अधिक लाभ के योग बन जाएंगे कुंडली में। अब आपको एक विशेष सूत्र बता देते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि को देख लीजिए। मान लेते हैं चंद्रमा यही मीन राशि में 8वें भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी उच्च का हो, पर्वत योग बता रहे हैं, उच्च का हो, स्वाग्रही हो या मित्र के घर में हो। इन 3 स्थितियों को देखना है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी कहीं उच्च का तो नहीं है, स्वाग्रही है या मित्र राशि में हो करके केंद्र में बैठा हो, लगन से केंद्र स्थानों में बैठा हो और चंद्रमा पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, बृहस्पति की, बुध की, शुक्र की, तो यह योग आपको बहुत ही उच्च कोटि का धन दिलाने में सक्षम हो जाएगा। यह बात आप अपनी कुंडली में किसी भी ग्रह के लिए लागू कर सकते हैं। जैसे मंगल जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी उच्च स्वाग्रही मित्र राशि का होकर के केंद्र में हो और मंगल पे शुभ ग्रह का प्रभाव हो
तो भी वह मंगल भी आपको खूब धन दिला देगा। तो ऐसे यह बात चंद्रमा के लिए आप अपने हॉरोस्कोप में चेक कर सकते हैं। अब जो खराब योग होते हैं, देखिए इसी का अपोजिट कर देंगे तो खराब योग भी बन जाएगा। चंद्रमा भले ही आपकी कुंडली में नीच राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, लेकिन अगर वह पक्ष बली है तो वह भी धन दिलाएगा। दूसरा, चंद्रमा और मंगल का योग कुंडली में हो, चंद्रमा गुरु का जैसे योग हुआ, ऐसे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति है या दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और चंद्रमा पक्ष बली है, तो ऐसा चंद्रमा भी आपको धन दिलाएगा। कुंडली में चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन हो, भले ही चंद्रमा नीच का हो जाएगा राशि परिवर्तन में, मंगल के 8 नंबर में आएगा तो चंद्रमा नीच का हो जाएगा। चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन हो तो भी धन योग होता है, लेकिन यह धन योग तब और प्रबल हो जाएगा अगर चंद्रमा मंगल लगन के मित्र होंगे। लगन के मित्र नहीं होंगे तो भी धन योग होगा, लेकिन उस उच्च स्तर का धन योग नहीं होगा। तो चंद्रमा मंगल का साथ होना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे की राशि में होना और लगन का मित्र होना परम धन योग कारक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जज करिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा के लिए कितने योग बन रहे हैं, कितने शुभ प्रभाव बन रहे हैं, जो अभी मैं बताया हूं, उस प्रकार से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपका चंद्रमा कितना शुभ है और उसके अंदर कितना बल है।